नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का सक्षम अकादमी के YouTube चैनल पर। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था शाम को हिंदी लाइव YouTube चैनल पर, तो उसमें कुछ दिक्कत आने के कारण वो नहीं हो पाया, उसमें कुछ दिक्कत आई, उसके लिए मैं आप लोग सभी लोगों से क्षमा चाहता हूं। लेकिन मैं जो हिंदी के टॉपिक होंगे 9 तारीख तक वो आपको वीडियो रिकॉर्ड करके जो है YouTube चैनल पर यहाँ पर अपलोड करूँगा। आप लोग जो है पर डे इसको चेक कर सकते हो और देख सकते हो। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पे बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, तैयारी संबंधी जो जानकारियां हैं, हिंदी संबंधी, उत्तराखंड संबंधी जो भी कुछ चीज़ें हैं आपके बारे में, आपके लिए जो पेपर के बारे में जो है काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक होना था वो था हमारे पास क्या है, संज्ञा। ठीक है, संज्ञा की अगर हम बात करें तो संज्ञा का कहीं पर भी अगर नाम आता है तो संज्ञा बराबर हो जाता है क्या, नाम। ठीक है, किसी भी चीज का नाम होगा वो आपका किस में आ जाएगा, संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, यहां पर हम देखेंगे संज्ञा की परिभाषा को। ठीक है, संज्ञा की परिभाषा के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वे शब्द जो किसी व्यक्ति, किसी प्राणी, किसी वस्तु, किसी स्थान या किसी भाव का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके पास संज्ञा कहलाते हैं। मतलब किसी व्यक्ति का नाम हो जाएगा, ठीक है, किसी प्राणी का नाम हो जाएगा, किसी वस्तु का हो जाएगा, स्थान का या किसी भाव का नाम होगा, वो किस में आ जाएगा, आपका संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसके प्रकार के बारे में कई सारी चीज़ें, कई बार हम जो है कंफ्यूज होते हैं। कई सारी बुकों में अलग अलग हमें दिया होता है, कहीं पर 3 दिया होता है, कहीं पर 5 प्रकार इसके दिए होते हैं। अगर आप लुसेंट हिंदी के पढ़ते हो तो वहाँ पर आपको 3 प्रकार भी दिया है, व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर 5 प्रकार की। अगर कभी मुख्यतः पूछा जाता है आपको कि संज्ञा मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। वो 3 भेद कौन कौन से होते हैं, एक तो हो गया व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। लेकिन वहीं अगर आपको रचना के आधार पर कभी पूछा जाता है तो रचना के आधार पर 2 संज्ञाएं और जुड़ जाती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मुख्यतः आता है तो 1, 2, 3 व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, और अगर रचना के आधार पर आता है तो द्रव्यवाचक और समूहवाचक। जहां पर मुख्यतः 3 प्रकार के, वहां पर जातिवाचक के ही इन 2 भेद बताए गए हैं, जातिवाचक के ही, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ठीक है, फिलहाल हम इन सभी को जो मतलब जो 5 प्रकार की जो संज्ञाएं हैं इनको हम अलग अलग तरीके से सभी को अलग अलग पढ़ेंगे। पहला हमारे पास आ जाता है कौन सा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसका नाम ही क्या है, व्यक्ति। व्यक्ति का मतलब किसी एक को, किसी विशेष को जो है ये क्या करती है, निर्धारित करती है। इसकी परिभाषा अगर देखें तो जो संज्ञा हम देख चुके हैं नाम। ठीक है, जो संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष प्राणी या विशेष स्थान और विशेष वस्तु का बोध कराए वो क्या कहलाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास हो गया एक लड़का है, उसका नाम क्या है, रमेश। तो हमने रमेश का प्रयोग किया केवल उस लड़के के लिए। ठीक है, माना एक जगह पर 4 लड़के हैं, उनमें से एक का नाम है रमेश, तो हमने लड़के नहीं बोला, हमने क्या बोला, रमेश। इसका मतलब हमने किसी एक व्यक्ति को, एक विशेष व्यक्ति को क्या किया, वहां पर बुलाया है। ठीक है, तो जो विशेष व्यक्ति हो जाएगा, ऐसे ही कामधेनु, गाय हो जाएगा, बहुत सारी गाय हैं, उसके बीच में गाय का नाम क्या है, कामधेनु। तो ऐसे ही कामधेनु भी क्या हो जाएगी, व्यक्तिगत, किसी विशेष गाय के बारे में हम बात कर रहे हैं। गंगा हो जाएगा, नदियों में से किसी एक विशेष नदी की बात हमने की। हिमालय हो गया, पर्वतों में से किसी एक विशेष पर्वत की, ठीक है, बात की। भारत हो गया, देश में से किसी एक विशेष देश की बात की। महानदी फिर से नदी में हो जाएगी। कामायनी, बहुत सारे ग्रंथ हैं आपके पास, पुस्तक बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन कामायनी क्या है, उनमें से एक है, किसी विशेष की बात यहाँ पर कर रही है। ठीक है, ऐसा ही हमारे पास क्या आ जाता है, एरावत। ठीक है, हाथी में है, लेकिन एरावत किसी एक हाथी का नाम है, तो वो किस में आ जाएगा, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में। कुछ भी नहीं है, बेसिक सारी चीजें हैं, ये आपने कई बार पढ़ी होंगी। ठीक है, लेकिन जो समझने वाली चीजें वो धीरे धीरे वीडियो में आगे आती रहेंगी। दूसरे प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा का। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, फिर से ये जाति का मतलब क्या है, ये किसी एक जाति या किसी एक समूह को क्या करेगी, निर्धारण करेगी। ठीक है, जिस संज्ञा से जाति, वर्ग या समूह का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, एक घोड़ा शब्द है। ठीक है, घोड़ा क्या है, एक शब्द है। अब किसी घोड़ा हमने किसी एक विशेष के लिए तो प्रयोग नहीं किया, घोड़े बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, उनमें से अगर हम चेतक की बात करें तो उन घोड़ों में से हमने चेतक की बात करी, चेतक क्या हो जाएगा, यहाँ पर किसी एक विशेष घोड़े की बात करी तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। ठीक है, तो ऐसे ही चेतक हो गया, किसी और घोड़े का नाम कुछ और हो सकता है, किसी और का नाम कुछ और हो सकता है। इन सभी घोड़ों को मिलाकर, इन सभी के लिए हमने क्या प्रयोग किया, घोड़ा। तो ये क्या हो जाएगा, उन सभी की एक समूह हो गया, एक जाति वर्ग का बोध करा रहा, तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक। ऐसे ही हम बात करेंगे पक्षी के बारे में।
ठीक है। पक्षी भी क्या है, बहुत सारी पक्षियां हैं, स्त्री हो गया, बालक हो गया, शिक्षिका हो गई, कुर्सी हो गई, नदी हो गई, पर्वत, मनुष्य, देश, है ना। अभी हमने देश के अंतर्गत भारत देखा था, तो ऐसे ही भारत, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इन सभी को मिला के क्या है, एक देश बन रहा है। देश हम इन सभी के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन भारत हमने किसी एक विशेष देश की भी बात करी तो इसलिए वो किस में आ जाएगा, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाएं। तीसरा प्रकार जो हमारे पास आता है वो आता है कौन सा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, जो संज्ञा किसी गुण, किसी स्वभाव या भाव और स्थिति और अवस्था का बोध कराती है, वो क्या कहलाएगी, आपका भाववाचक संज्ञा। ठीक है, यहां पर देखो क्रोध, भाववाचक संज्ञा में सीधे सीधे ध्यान रखना, जिनको हम देख नहीं सकते, ऐसे नाम जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम छू नहीं सकते, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, आपका भाव हो जाएंगे। जैसे क्रोध, इसको केवल क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। ठीक है, तो जो भी भाववाचक संज्ञा है, जो भी भाव हैं, उनको हम केवल क्या कर सकते हैं, उनको हम महसूस कर सकते हैं, इसलिए ये किस में आ जाते हैं, भाव में। प्रार्थना हो गई, ममता हो गया, पढ़ाई हो गई, बुढ़ापा एक भाव है। ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया था यहाँ पर, सच्चाई एक भाव हो जाएगा, ईमानदारी, बचपन, शीतलता, ये सभी क्या है, एक भाव हो जाएंगे। आगे मैं बताऊंगा कि आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज किसमें होता है, भाववाचक संज्ञा में और विशेषणों को पहचानने में, विशेषणों और संज्ञाओं को पहचानने में। वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको जो है इन दोनों में फर्क पता करना है। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञाएं क्या हो सकती हैं, जिनको हम केवल और केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उनको ना तो हम देख सकते हैं, ना ही हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो ये तो हो गया मुख्यतः 3 प्रकार जो हमने देखे थे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इसके अलावा हमने एक द्रव्यवाचक भी देखा था, द्रव्यवाचक। तो द्रव्य का मतलब ही क्या होता है, पदार्थ। द्रव्य का मतलब होता है आपके पास क्या, पदार्थ। ठीक है, संज्ञा के जिस रूप से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध हो सके और उन पदार्थों को मापा या तोला जा सके। ध्यान रखना, द्रव्य में आता है पदार्थ, उन पदार्थों को क्या कर सकते हैं, हम माप सकते हैं या उनको हम तोल सकते हैं, तो वो किस में आ जाएंगे, आपका व्यक्तिवाचक, वो किस में आ जाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा में। जैसे यहाँ पर एक तांबा है, एक धातु है, धातु मतलब एक पदार्थ है। ठीक है, वो किस में आ जाएगा, आपका द्रव्यवाचक में। सोना भी वही हो गया है, तेल भी क्या है, एक पदार्थ, एक द्रव है। ठीक है, पदार्थ के 3 गुण आपको पता है ना, द्रव, ठोस और गैस, है ना। तो उन सभी में से जैसे दूध हो गया, ये भी एक द्रव्य हो गया, पदार्थ, पानी हो गया, मिठाई हो गया, घी, दही, धुआं, ये भी क्या है, एक पदार्थ है। आटा, ये भी क्या है, एक पदार्थ है, एक द्रव्य है आपके पास। तो ये सभी चीजें किस में आ जाएंगे, आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा में। अगला जो हमारे पास लास्ट प्रकार आता है वो आता है क्या, समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा के जिस रूप से अनेक प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो, समान प्राणियों का समूह, समान प्राणियों का या समान वस्तुओं का समूह होगा, वो किस में आ जाएगा, आपका समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। इसके हम जैसे एग्जांपल देखते हैं, दल। दल क्या है, एक टीम हो गई, मतलब, है ना। तो वो किस में आ गए, बहुत सारे उसके अंतर्गत हैं। उस दल का मतलब क्या है, एक समूह है उसके अंदर। ऐसे ही परिवार हो गया, कई सारे सदस्यों को मिलकर परिवार बना है। यहाँ पर परिवार के अंदर कई सारे सदस्य हैं, उनका एक समूह हो गया परिवार। तो ये परिवार एक समूह का निर्धारण कर रहे हैं। गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, तो अंगूर का जो गुच्छा है वो गुच्छा अंगूर के समूह का बोध करा रहे हैं। झुंड हो जाएगा, जैसे पशुओं का झुंड हो सकता है ना। कक्षा हो गई, विद्यार्थियों का एक समूह का बोध करा रहा है। मंडली हो गई, सभा हो गया, सेना हो गया या पुलिस हो गया, ये क्या कर रहा है, किसी एक समूह का बोध यहाँ पर आपके पास करा रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके पास जो 5 प्रकार की जो संज्ञाएं हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा। अब हम कुछ चीजें ऐसे देखते हैं जहां पर क्या होता है, कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक के रूप में प्रयोग होती है, कोई जातिवाचक भाववाचक के रूप में प्रयोग होती है। ठीक है, पहली कंडीशन हमारे पास आती है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में, मतलब अगर आप नॉर्मली इसको सिंगल देखोगे, किसी शब्द को सिंगल देखोगे तो आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा नजर आएगा, लेकिन उसको हम वाक्य में किस तरीके से प्रयोग करें कि वो जातिवाचक संज्ञा में कभी कभी क्या हो जाती है, प्रयोग हो जाती है। इसके लिए यहां पे ध्यान रखेंगे कि कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा अपने विशिष्ट गुणों के कारण जातिवाचक संज्ञा का रूप ले लेती है। जैसे यहां पर हम देखेंगे, पहला एग्जाम्पल है हमारे पास कि आज भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। अगर मैं केवल और केवल हरिश्चंद्र की बात करता हूं, अगर मैं केवल और केवल हरिश्चंद्र की बात करता हूं, तो आपको पता है कि हरिश्चंद्र क्या है, किसी एक व्यक्ति का नाम है, और नाम किसी व्यक्ति का है तो वो किस में आ जाएगा, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में।
ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, मैंने हरिश्चंद्रों बोला, हरिश्चंद्र नहीं बोला, बल्कि क्या बोला, हरिश्चंद्रों बोला। और इस हरिश्चंद्रों के अंतर्गत क्या आ गए, वे सभी लोग जो क्या करते हैं, जो सत्य बोलते हैं। वे सभी लोग इस हरिश्चंद्रों के अंतर्गत आ गए जो सत्य बोलते हैं। यहां पर मैंने क्या कहना चाहा कि आज भी सत्य बोलने वालों की कमी नहीं है। तो मैंने सत्य बोलने वालों की तुलना सीधे सीधे किससे करी, हरिश्चंद्रों से। ठीक हो गया। तो ये हरिश्चंद्रों के एक समूह बना रहा है, किसका, सत्य बोलने वाले लोगों का। तो जहां पर समूह बना रहा है वहां पर क्या हो जाएगा, फिर से जातिवाचक संज्ञा थी। ये व्यक्तिवाचक हरिश्चंद्र, उससे हरिश्चंद्र हो गया, क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा हमारे पास ये आता है, हमें जयचंदों से बचना चाहिए। फिर से मैं अगर जयचंद देखूं, मैं जयचंद देखूं, और जयचंद क्या है, किसी न किसी का नाम होगा, फिर से नाम होगा तो क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन जयचंद आपको पता है एक धोखेबाज के रूप में इसको जाना जाता है ना। तो जयचंदों क्या है, उस गुण वाले व्यक्तियों का फिर से इसने क्या बना दिया, एक समूह बना दिया। और जहां पर भी समूह हो जाएगा वहां पर क्या हो जाएगा, वो जातिवाचक का कार्य करेगा। ठीक है। तीसरा हमारे पास एग्जाम्पल है, किसी न किसी परिवार में विभीषण मिल ही जाते हैं। ठीक है। यहां पर फिर से विभीषण, विभीषण जैसे गुण वाले व्यक्तियों का एक समूह का बोध करा रहे हैं, फिर से समूह बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं यहां पर ऐसे बोलता हूं कि विभीषण ने भगवान श्री राम की सहायता की, तो तब वो विभीषण क्या हो जाएगा, एक व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन मैं यहां पर क्या बात कर रहा हूं, उस विभीषण से तुलना कर रहा हूं कि किसी न किसी परिवार में एक व्यक्ति इस गुण वाला होता है। ठीक है। अब किसी न किसी परिवार में ऐसा गुण वाला होता है, और जगह भी हो सकता है, एक परिवार में तो होगा नहीं, है ना। तो उन व्यक्तियों का क्या बना रहा है, एक समूह बना रहा है, और समूह बराबर सीधे सीधे क्या हो जाएगा आपके पास, जातिवाचक संज्ञा। और इसी तरीके का हमारे पास एक लास्ट एग्जाम्पल है, उस बेचारे सूरदास को कुछ तो दो। माना आपके दरवाजे पे कोई मांगने आया है, वो क्या है, वो नेत्रहीन है। ठीक है। नेत्रहीन कोई व्यक्ति है, वो आपके पास मांगने आया है, तो हमने उस नेत्रहीन व्यक्तियों के समूह का निर्धारण क्या क्या बोलकर किया, सूरदास बोलकर कि उस बेचारे सूरदास को। अब वो प्राचीन काल में जो सूरदास जी थे वो तो आएंगे नहीं, है ना। तो कोई अंधा व्यक्ति है, कोई नेत्रहीन व्यक्ति है, उसको हमने क्या कहा, सूरदास। ठीक है। तो उस जैसे गुण वाले व्यक्ति, जैसे नेत्रहीन व्यक्ति और भी हो सकते हैं, है ना। तो हमने उस सभी नेत्रहीन व्यक्तियों के समूह का निर्धारण किससे किया, सूरदास से किया। इसलिए सूरदास किस में आ जाएगा, जातिवाचक में। लेकिन अगर ऐसा आता है कि सूरदास ने रामचरितमानस सूरदास ने सूरसागर लिखी, सूरदास ने सूरसागर लिखी, तो सूरदास वहां पर क्या होगा, वहां पर व्यक्तिवाचक का काम करेगा, क्योंकि हम उसी सूरदास की बात करेंगे जो सूरदास था। लेकिन यहां पर एक समूह का बोध करा रहा है, कैसे समूह, नेत्रहीन व्यक्तियों के समूह का बोध करा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला आते हैं हमारे पास, दूसरी कंडीशन आती है कि जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में होगी, तो वो जातिवाचक संज्ञा, लेकिन उसका प्रयोग कैसे होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास, पहले इसको देख लेते हैं कि कुछ जातिवाचक संज्ञाएं रूढ़ होकर, रूढ़ आपको पता है, मैं पिछले एक वीडियो जहां पर मैंने इंट्रोडक्शन दिया था थोड़ा बहुत हिंदी के बारे में, वहां पर क्या बताया था कि रूढ़ का मतलब होता है कि एक अर्थ में, रूढ़ का मतलब होता है कि वह एक अर्थ में प्रयोग हो जाए, एक विशेष अर्थ देता है। तो जब कुछ जातिवाचक संज्ञाएं रूढ़ होकर व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप ले लेती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, वो किस में परिवर्तित हो जाती हैं, व्यक्तिवाचक में हो जाती हैं, जातिवाचक संज्ञाएं। ठीक है। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगर मैं इसको केवल पंडित बोलूं तो ये पंडित कई सारे हो सकते हैं। पंडित क्या बना रहा है, एक समूह बना रहा है, और समूह बना रहा है तो क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक संज्ञा का निर्धारण करेगा। लेकिन हमने आदरवाचक, इसमें एक आदरवाचक शब्द लगाया जी, और पंडित जी, और वाक्य के हिसाब से देखा हमने कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो क्या सभी पंडित प्रधानमंत्री थे, है ना, ऐसा नहीं है। हमें यहाँ पर पंडित जी का, जो पंडित जी का प्रयोग करें वो किस लिए कर रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। मतलब वो क्या थे, एक व्यक्ति थे, और नेहरू व्यक्ति थे, तो किस में परिवर्तित हो गई, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा में। कौन सी संज्ञा, पंडित जातिवाचक संज्ञा थी, और उसका वाक्य प्रयोग के हिसाब से हमने क्या देखा, वो व्यक्तिवाचक में परिवर्तित हो गई। दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है, नेताजी ने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। फिर से अगर मैं नेता शब्द की बात करूं तो नेता के अंतर्गत जो नेता शब्द है उसके अंतर्गत सभी नेताओं का क्या आ जाएगा, एक समूह आ जाएगा। तो उस प्रकार से इसको क्या होना चाहिए, एक जातिवाचक संज्ञा होना चाहिए, है ना। लेकिन ये जातिवाचक न होकर यहाँ पर क्या है, नेताजी ने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यहाँ पर नेताजी का प्रयोग किसके लिए किया गया है,
सुभाष चंद्र बोस जी के लिए किया गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए, है ना। तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा, वो एक व्यक्ति थे, तो ये किसमें परिवर्तित हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। नेता क्या था, जातिवाचक, और नेताजी किया हमने वाक्य प्रयोग के हिसाब से, इस नेता का प्रयोग क्या किया, नेताजी का निर्धारण कर रहे कौन, सुभाष चंद्र बोस जी के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक में परिवर्तित हो जाएगा। और ऐसे ही तीसरा एग्जाम्पल है, रावत जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। फिर से मैं यहां पर एक वाक्य लिखता हूं कि रावत अच्छे लोग होते हैं। यहां पर मैं रावत की बात करूं तो ये रावत शब्द जो अच्छे लोग होते हैं, ये सभी पूरी एक रावत जाति के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो जाति के बारे में बात करें तो सीधे सीधे क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन मैंने इसी को क्या बोला कि रावत जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, अब जितने रावत हैं सभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तो नहीं हो सकते, है ना। यहाँ पर रावत जी का प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के लिए किया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये किस पे परिवर्तित हो गई, आपका जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक में परिवर्तित हो गई, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। जहां पर कोई दिक्कत होती है तो आप जो है मुझे बता सकते हो कमेंट करके। स्क्रीन पर मेरा नंबर आपको दिखाई दे रहा है, तो वहां पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर, जहां पर भी दिक्कत होती है। फिलहाल हम आगे चलते हैं और अगली हमारे पास एक कंडीशन आती है कि किसी संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन, ठीक है। हमारे पास एक हेडिंग टाइप में है कि किसी संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन किस किस तरीके से हो सकता है, ठीक है। ध्यान से समझेंगे इन चीजों को, क्योंकि संज्ञा आपको पता है कि व्यक्तिवाचक कौन सी होगी, जातिवाचक कौन सी होगी, भाववाचक कौन सी होगी। लेकिन जब वाक्य प्रयोग के हिसाब से वो अलग अलग तरीके से आती है तो वहां पर हमें बहुत दिक्कत होती है उसको पहचानने में। तो हम पहले यहाँ पर बात करेंगे, पहला हमारे पास पहला पॉइंट है कि यदि किसी व्यक्ति की तुलना किसी व्यक्ति विशेष से की जाए, किसी व्यक्ति की तुलना किसी व्यक्ति विशेष से की जाए तो उस व्यक्ति विशेष का नाम जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास पहला एग्जाम्पल मैंने उत्तराखंड से ही लिया है कि हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है। सबसे पहले हमने क्या देखा ऊपर लाइन में कि किसी व्यक्ति की तुलना, व्यक्ति कौन है यहाँ पर, हर्षदेव जोशी। तो ये जब व्यक्ति है तो ये कभी अगर पूछा जाता है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगी, ठीक है। इस व्यक्ति की तुलना हमने किससे की, व्यक्ति विशेष से। चाणक्य क्या है, अपने गुणों के लिए प्रसिद्ध है, अपने गुणों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो चाणक्य से हमने किसकी तुलना करी, हर्षदेव जोशी की। कि यदि किसी व्यक्ति की तुलना किसी व्यक्ति विशेष से की जाए, हर्षदेव जोशी व्यक्ति है, चाणक्य व्यक्ति विशेष है, तो उस व्यक्ति विशेष का नाम जो चाणक्य है, यहाँ पर व्यक्ति विशेष का नाम है, ये किसमें हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ फिर से कि चाणक्य ने, ये पिछले वाले जो एग्जाम्पल हमने देखा उससे संबंधित है कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी, वहां पर हम चाणक्य सीधे सीधे उसी चाणक्य की बात कर रहे हैं जिसने अर्थशास्त्र लिखी है, ठीक है। तो वो किस में आ जाएगा, आपका व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया कि हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का चाणक्य, एक तो तुलना करी व्यक्ति की व्यक्ति विशेष से, तो उस व्यक्ति विशेष का नाम किस में आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। यहाँ पर कैसे आया देखेंगे हम कि जो हर्षदेव जोशी है उनमें चाणक्य जैसे कुछ गुण पाए गए, ठीक है। अब एकमात्र हर्षदेव जोशी में तो नहीं पाए जा सकते, ऐसे और भी व्यक्ति हो सकते हैं। आपने अगर उत्तराखंड हिस्ट्री पढ़ी है तो आपने गढ़ चाणक्य पढ़ा होगा, किसको, गढ़ चाणक्य पढ़ा होगा, किसको, पुरिया नेथानी को। पुरिया नेथानी को गढ़ चाणक्य, गढ़वाल का चाणक्य कहा जाता है ना। तो उनमें भी इस जैसे गुण थे चाणक्य जैसे, किसी और व्यक्ति में भी चाणक्य जैसे गुण हो सकते हैं। तो फिर से ये उन व्यक्तियों का एक समूह बना रहा है, और जहां पर फिर से बहुत सारे लोग आ गए एक नाम के अंतर्गत, वहां पर क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। फिर से समुद्रगुप्त एक व्यक्ति है, समुद्रगुप्त की तुलना हमने किससे करी, नेपोलियन से। ये एक व्यक्ति विशेष है, ठीक है। तो इस व्यक्ति की तुलना हमने किससे की, व्यक्ति विशेष से की। तो ये व्यक्ति विशेष का नाम किसमें हो जाएगा, आपका जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति की तुलना हमने किसी व्यक्ति विशेष से की, ठीक है। इसके बाद आपने देखा होगा कि ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है ना। तो ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों का एक समूह हो सकता है जिसमें नेपोलियन जैसे गुण हैं, ठीक है, और उनका एक समूह बना रहा, तो समूह जहां पर बनाएगा वहां पर फिर से क्या हो जाएगा, आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। थर्ड हमारे पास एग्जाम्पल है फिर से कि इंद्रमणि बडोनी जी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। फिर से हमने जो गांधी है, अगर हम बोलें कि गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग दिखाया, गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग दिखाया, अहिंसा का पाठ पढ़ाया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वहां पर गांधी जी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। यहां पर इंद्रमणि बडोनी जी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है, ठीक है। हमें बडोनी जी क्या है, एक व्यक्ति है हमारे पास
व्यक्ति की तुलना हमने किससे की? व्यक्ति विशेष से की। ठीक है, तो व्यक्ति ही रहेगा। देखो हमने यहाँ पर हर्षदेव जोशी देखा, यहाँ पर हमने समुद्रगुप्त देखा, यहाँ पर इंद्रमणि बडोनी जी देखे, तो इन तीनों को जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रखा जाएगा। और व्यक्तिवाचक की तुलना व्यक्ति विशेष से, गांधी जी एक व्यक्ति विशेष है, यहाँ पर इनसे तुलना की जा रही है, तो व्यक्ति विशेष का नाम यहाँ पर किस में हो जाएगा? जातिवाचक। क्योंकि फिर से गांधी जी से गुण किसी और में भी पाए जा सकते हैं, बहुत सारे लोगों में पाए जा सकते हैं। वो क्या बनाएगा? फिर से एक समूह बनाएगा, और जहाँ पर समूह बनाएगा वहाँ पर फिर से जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ पर 2 पॉइंट हमने देखे वो आपकी समझ में आए होंगे। पहला ये था जहाँ पर क्या है, खासतौर पर आप ऐसा कह सकते हो कि जहाँ पर आप एक आदर पूर्वक सब आदर, जहां पर आदर के लिए आप जी लगाएं, वहां पर क्या हो जाएगा? किसी एक व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा हमने क्या देखा कि जब किसी व्यक्ति की तुलना किसी व्यक्ति विशेष से की जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा व्यक्ति विशेष का नाम। लास्ट हम देखते हैं एक और चीजें हमारे पास, एक लास्ट पॉइंट है कि यदि कोई भी संज्ञा बहुवचन के रूप में आए तो वह संज्ञा जातिवाचक में परिवर्तित हो जाती है। कोई भी संज्ञा बहुवचन के रूप में आए तो जातिवाचक में परिवर्तित हो जाती है। क्यों? देखो, पहले तो हमने यहाँ पर बुराई, हमारे पास माना एक शब्द क्या है? बुराई। ध्यान रखना ये पेपर में आ चुका है, बुराइयां आया था, तो इसको जो है आप ध्यान से देखेंगे। बुराई शब्द है, तो बुराई आपको पता है इसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा? आपके पास एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, और इस भाववाचक संज्ञा को हमने बहुवचन बनाया और इसको बुराइयां कर दिया। पहले तो ये एक बुराई जब तक थी तब तक ये एक थी, और हमने इसको बुराइयां किया तो ये बहुत सारी बुराइयां हो गई। इस प्रकार से इन बुराइयों का क्या बन गया? एक समूह बन गया, और फिर से ये बुराइयां यहां पर किसका काम कर रही हैं? जातिवाचक संज्ञा का कार्य कर रही हैं। ठीक है, दूसरा देखो दूरियां। फिर से दूरी अगर बात की जाए कि दूरी, तो दूरी फिर से क्या है? एक भाव है, इसको हम देख तो नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है, और दूरियां क्या हो गई? फिर से बहुवचन में आ गया, बहुत सारी दूरियां हो गई, तो वो क्या हो जाएगा? भाव हो जाएगा। अच्छाइयां हो गई, अच्छाई एक भाव है, सॉरी दूरियां क्या हो जाएगा? जाति में हो जाएगा। अच्छाई हो गई एक भाव, और अच्छाइयां फिर से किस में आ जाएगा? आपका जातिवाचक में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे ही सपनों क्या हो गया? सपना अगर आता है कि मैंने सपना देखा, देखो इसको हम 3 प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कई शब्द आते हैं। जैसे ममता, हम सोचते हैं कि नाम में होगा, ममता हो जाएगा। ठीक है, एक था हमारे पास क्या? ममता, एक था सपना। ठीक है, इनको जो है अगर नॉर्मली केवल इतना आता है आपके पास कि ममता की संज्ञा का भाव है, तो इसको आप व्यक्तिवाचक नहीं करेंगे। जरूर किसी का नाम हो सकता है, लेकिन उस नाम से पहले ये दोनों चीजें क्या है? एक भाव हैं आपके लिए। ठीक है, अब इन्हीं भाव का अलग अलग तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे हमने क्या देखा? सपना हमारे पास 3 प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक होगा सपना, सपना और सपनों। कैसे? देखो कि मैं बोलता हूं कि मुझे सपना आया, मुझे सपना आया। यहां पर मैं सीधे सीधे सपने की बात कर रहा हूं, तो सपना क्या हो जाएगा? एक भाव हो जाएगा, एक भाववाचक संज्ञा का यहां पर एक कार्य करेगा। लेकिन दूसरा मैंने कहा कि सपना चाय बना रही है। ठीक है, यहां पर मैंने क्या बोला? सपना चाय बना रही है। अब यहां पर इस सपने का मतलब क्या है? मैंने कोई सपना तो नहीं देखा कि सपने में कुछ देखा, वो तो ऊपर वाले में हो चुका है। यहां पर सपना चाय बना रहा है, इसका मतलब हमें लग रहा है कि जो सपना है वो किसी व्यक्ति का नाम है, किसी लड़की का नाम है, तो वो किस में हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो जाएगा। और मैं ये बोलूं कि उसके सपनों का राजकुमार आया है, उसके सपनों का राजकुमार आया है। फिर मैंने यहां पे सपनों कर दिया। ठीक है, बहुवचन में कर दिया, तो हम देख चुके हैं कि बहुवचन किस में आ जाएगा? आपका जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ चीजें हमारे पास जो संज्ञा का रूपांतरण करते हैं। जहां पर आपको समझ नहीं आया, एक बार फिर से वीडियो को देखना, उन चीजों को लिखना। इसलिए मैंने पूरा लिख के आपके सामने रखा है इन चीजों को, ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये तो हो गई कुछ चीजें। इसके बाद हमारे पास कुछ और चीजें हैं समझने के लिए। देखो, सबसे महत्वपूर्ण चीज यहां पर है कि हमें कई बार विशेषण और संज्ञा के पहचानने में कई बार गलतियां होती हैं। जो लोग क्लास में आ रहे हैं वहां पर आपने देखा होगा इस प्रकार से क्वेश्चन कई बार हम देख चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, सॉरी यहां पर मैं इसकी बात करूं, जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है? जब कोई विशेषण विशेष्य की अनुपस्थिति में आए तो वह विशेषण न रहकर संज्ञा का रूप ले लेता है। देखो
जब कोई विशेषण है, और खासतौर में मैं बात करूंगा यहाँ पर किसकी, गुणवाचक विशेषण की, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है और इसी में परिवर्तित होता है। कोई गुणवाचक विशेषण है वो विशेष्य की अनुपस्थिति में आए। देखो विशेषण क्या होता है ये आप सभी लोगों को पता है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब उस वाक्य में वो संज्ञा या सर्वनाम भी तो होना चाहिए जिसकी वो विशेषता बता रहे हैं, है ना। अगर उसमें वो संज्ञा या सर्वनाम है ही नहीं तो विशेषता किसकी बता रही है हमें पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। और उस स्थिति में जहां पर विशेष्य की अनुपस्थिति होती है और विशेषण होता है, तो वहां पर आपने देखोगे कि विशेषण जो है बहुवचन का रूप ले लेता है और वह विशेषण नहीं रहता बल्कि किस में परिवर्तित हो जाता है, संज्ञा का रूप ले लेता है। और फिर से मैं यहाँ पर आपको बोलूंगा कि ये किस संज्ञा का रूप लेता है, जातिवाचक संज्ञा का रूप यहाँ पर ले लेता है। देखते हैं हमारे पास पहला वाक्य है, ईमानदारों की कमी नहीं है। इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर एक वाक्य और लिख रहा हूं। ईमानदार लोगों की कमी नहीं है, ठीक है। पहले हमने देखा अगर हमारे पास केवल एक शब्द आता है ईमानदार, ठीक है, ईमानदार, तो ईमानदार हो जाएगा एक विशेषण हो जाएगा। किस प्रकार से होगा आगे मैं आपको एक फोटो पे जो है समझाने वाला हूं कि विशेषण और संज्ञा को किस प्रकार से पहचान सकते हैं, ठीक है। ईमानदार हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण, ठीक है। अब यहां पर चलो माना तो ये विशेषण है, ऊपर वाले में हमने देखा ईमानदार लोग, ईमानदारों की कमी नहीं है, लेकिन ये ईमानदार किसके लिए कहा जा रहा है ये हमारे पास नहीं यहां पर दिया गया है। मतलब विशेषण तो दिया है लेकिन विशेषण नहीं दिया है, ठीक है। दूसरे को देखो, इसको फर्क समझो दोनों में, ईमानदार लोगों की, यहां पर ईमानदार विशेषता बता रहे किसकी, लोगों की। ईमानदार विशेषण है और ईमानदार विशेषण है तो विशेष्य क्या है, लोग, ईमानदार लोग, लेकिन यहां पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, ईमानदार, है ना। तो ये किस में आ जाएगा, देखो यहां पर क्या है कि विशेषण तो है, माना हमने, चलो माना कि विशेषण है लेकिन ये विशेष्य की अनुपस्थिति में है तो ये परिवर्तित हो जाता है आपका किस में, संज्ञा में, और जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि फिर से ईमानदार एक व्यक्ति तो हो नहीं सकता, बहुत सारे व्यक्ति ईमानदार हो सकते हैं, उनका एक समूह बनेगा और वो क्या हो जाएगा, जाति का रूप ले लेगा। ऐसे ही दूसरा है, गरीबों को वस्त्र दो। अगर मैं यहां पर करूं कि गरीब व्यक्ति को वस्त्र दो, तो मैं पता है कि मैं गरीब किसके लिए बोल रहा हूं, एक व्यक्ति का गुण बता रहा हूं, गरीब व्यक्ति, तो मैं व्यक्ति की विशेषता बता रहा हूं क्योंकि हमारे पास विशेष्य भी है और विशेषण भी है। लेकिन यहां पर हमारे पास केवल क्या है, गरीबों, ये गरीब किसी की विशेषता नहीं बता रहा है, ठीक है, कोई विशेषण नहीं है, यहां पर विशेष्य अनुपस्थित है, तो फिर से गरीबों भी किस में परिवर्तित हो जाएगा, संज्ञा में। और ऐसे देखो यहां पर मोटे को बुलाओ, अगर मोटा शब्द आता है कहीं पर मोटा, तो ये जरूर एक विशेषण है, किसी की विशेषता है, किसी का गुण है, वो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। लेकिन फिर से मैं यहां बोलूं, देखो मोटा विशेषण तभी होगा जब मैं उसके साथ साथ कोई विशेष्य भी लाऊंगा। मोटा लड़का, ये मोटा क्या है, लड़का, इस लड़के की विशेषता बता रहा है मोटा, इसका मतलब ये विशेषण हो गया, ये विशेष्य हो गया। लेकिन वाक्य में तो केवल मोटे है, इसमें तो कोई आगे है ही नहीं कि किसके लिए बताया जा रहा है ना। मतलब कौन सा नहीं है, विशेषण हमारे पास फिर से नहीं है। और जब विशेषण नहीं है तो जब विशेषण है, विशेष्य नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका संज्ञा का रूप ले लेगा। फिर से वही चीज आप देखना, इससे पहले हमने एक चीज देखी थी बहुवचन वाली, यहां पर फिर से देखना कि कोई भी जो गुणवाचक विशेषण है, एक चीज ध्यान रखना कि जो गुणवाचक विशेषण है वो कभी भी किसी भी स्थिति में बहुवचन में नहीं होना चाहिए। मतलब बहुवचन में नहीं होता है, बहुवचन में गुणवाचक विशेषण कोई होता ही नहीं है। अगर गुणवाचक विशेषण आपको लगे कि ये शब्द गुणवाचक विशेषण होगा और वो बहुवचन में है, तो वो सीधे सीधे संज्ञा का रूप ले लेगा, क्योंकि उसके साथ कुछ तो होगा नहीं। जैसे ईमानदारों है, तो ईमानदारों लोगों तो हम बोल नहीं सकते, या तो ईमानदार लोग बोलेंगे तब जाके वो विशेषण का काम करेगा। ईमानदारों आएगा तो केवल ईमानदारों आएगा, उसके साथ विशेष्य नहीं आएगा, और वो किसका रूप ले लेगी, संज्ञा का या जातिवाचक संज्ञा का रूप ले लेगा, ठीक है। तो ये थे कुछ आपके पास कुछ पॉइंट्स जो आपको संज्ञा के लिए ध्यान रखने थे। उम्मीद है आप लोगों के काम की कुछ चीज़ें यहाँ पर हुई होंगी, आप लोग इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं आपके लिए जहाँ पर हमारे पास है भाववाचक संज्ञाओं की रचना किस प्रकार से की जा सकती है, ठीक है। भाववाचक संज्ञाओं की रचना, ये सब छोड़ो, सीधे सीधे यहाँ पर देखो जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएं किस प्रकार से बन सकती हैं, ठीक है। जैसे पुरुष है, उसमें हमने पौरुष लगा दिया, प्रभु है प्रभुत्व लगा दिया, बंधु है बंधुत्व, बच्चा से बचपन कई बार आप पढ़ चुके हैं, मनुष्य में मनुष्यता, मित्र मित्रता, लड़का लड़कपन, शत्रु शत्रुता। देखो इनको पहचानेंगे कैसे, चलो माना हमने यहाँ पर तो एक साथ है, हमने इनको पहचान लिया कि ये जातिवाचक संज्ञा है पुरुष, क्योंकि पुरुष के अंदर बहुत सारे पुरुष आएंगे। पौरुष क्या हो गया, फिर से इसको
जो है छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ये क्या हो जाएगा, फिर से भाव हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपको भाववाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा का अगर पता करना है तो ध्यान रखना, सीधे सीधे किसी व्यक्ति को मान लो, या ये मान लो कोई सर्वनाम रख दो, उसका या उसकी, उसका या उसकी। अब उसका और उसकी के साथ क्या आएगा, आपका भाव आएगा। जैसे पुरुष है, उसका पुरुष तो कुछ बन नहीं रहा, लेकिन उसका पौरुष। प्रभु है, उसका प्रभु तो बनेगा नहीं, लेकिन उसका प्रभुत्व, है ना। तो ये चीजें क्या है, भाववाचक में, जहां पर उसका उसकी के साथ आप वाक्य बना सकते हो किसी शब्द में, किसी संज्ञा शब्द के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, आपका भाव हो जाएगा। बंधु, उसका बंधु तो नहीं होगा, उसका बंधुत्व। बच्चा, उसका बच्चा तो नहीं होगा, उसका बचपन। उसका एक गुण है, सीधे सीधे ध्यान रखना, यहां पर एक गुण का नाम बताया जा रहा है आपको, ठीक है। उसकी मनुष्यता, उसकी मित्रता, उसका लड़कपन, उसकी शत्रुता, ठीक है। उसका शत्रु नहीं आएगा, ये तो फिर आगे आप थर्ड पर्सन की बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है, किसी न किसी के गुण होने चाहिए, गुण होंगे तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अगले हमारे पास एक फोटो है, उसमें भी क्या है कि क्रिया और भाववाचक संज्ञा को कैसे पहचाना जा सकता है, ठीक है। तो क्रिया को पहचानने में कुछ नहीं, उड़ना, काटना, खेलना, खोजना, गाना, गिनना, छींकना, आपको पता है कि ये क्या है, एक क्रियाएं हैं। लेकिन उड़ना से उड़ान, फिर से मैंने क्या बोला, उसका और उसकी के साथ क्या बनेगी, भाववाचक संज्ञा बनेगी, अगर वाक्य सही बनता है। उसकी उड़ान, है ना, किसी चीज की, माना किसी पक्षी की ले लो, पक्षी की उड़ान, उस पक्षी का एक क्या है, गुण है, एक भाव है जो हमें दिख नहीं रहा, केवल वो महसूस कर सकती पक्षी, ठीक है। एक गुण है, तो गुण क्या हो जाएगा, सीधे सीधे भाव में परिवर्तित हो जाएगा। उसकी कटाई, किसी पेड़ की कटाई, आप सजीव ले सकते हो, निर्जीव ले सकते हो, ठीक है। उसका खेल, उसकी खोज, उसका गान, उसकी गिनती, उसकी छींक, उसकी देन, उसकी दौड़, उसकी मुस्कुराहट, सीधे सीधे क्या है, कहीं ना कहीं उसके अंतर्गत एक गुण है, किसी व्यक्ति के अंतर्गत हो सकता है, किसी निर्जीव के अंतर्गत भी हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पर क्या देखा, कटाई देखी, तो किसी व्यक्ति की तो नहीं होगी ना कटाई, ये क्या हो जाएगा, पेड़ की कटाई हम बोल सकते हैं, ठीक है। धान की कटाई हो सकता है, ठीक है। तो उसका एक गुण है उसके अंदर, उसका नाम है कटाई, तो वो क्या हो जाएगा, भाव में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे ही उसका दिखावा, किसी व्यक्ति का दिखावा, तो वो क्या हो जाएगा, भाव हो जाएगा। कपड़ों की धुलाई, कपड़ा क्या है, एक निर्जीव है, उसके साथ हम उसका उसकी लगा सकते हैं, उसकी धुलाई, उसकी धमकी, उसकी पहुंच, उसकी पकड़, उसका पहनावा, उसका भुलावा, ठीक है। उसकी लूट, मतलब हम बोल सकते हैं कि सामान की लूट, है ना। उसकी हार, उसकी मिलावट, अनाज की मिलावट, है ना। अनाज की मिलना, ये क्रियाएं तो हो जाएंगी ना, ये तो बेसिक चीजें हैं, ये तो हो जाएंगी, है ना। लेकिन उससे परिवर्तित कैसे हुआ भाववाचक संज्ञा में, तो वो हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। तीसरी हमारे पास एक और कंडीशन है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, विशेषण, और ये सबसे महत्वपूर्ण है, जहाँ पर हम विशेषण को भाववाचक संज्ञाओं में परिवर्तित करते हैं, और हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होता है कि ये विशेषण है या संज्ञा है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना, विशेषण के साथ आता है वह, कोई हमने सर्वनाम लिया, वह डैश है, ठीक है। इसको समझो, देखो, वह डैश है का मतलब वह और उसकी विशेषता आ जाएगी और है। लेकिन फिर से भाववाचक में हमने क्या देखा, उसका और उसकी, ठीक है। देखेंगे विशेषण के साथ क्या आएगा, वह डैश है, वह अधिक है। देखो फिर से कोई सजीव हो सकता है, निर्जीव हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं बोल सकता हूं कि गर्मी अधिक है, तो उस गर्मी की विशेषता है कि वह क्या है, अधिक है। वह ओछा है, वह ऊंचा है, विशेषता बता रहा है, वह एक है, विशेषता है। वह काला है, विशेषता है। वह खट्टा है। अगर मैं इसको करूं कि वह अधिकता है, तो ये वाक्य नहीं बन रहा ना, वह अधिकता है। लेकिन कैसे बन रहा है, उसकी अधिकता है, उसकी अधिकता है। चाय में चीनी की अधिकता है, तो ये अधिकता क्या है, फिर से उसके अंदर एक गुण है, और उस गुण का नाम हो जाएगा सीधे सीधे क्या, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। फिर से हमने देखा ओछापन, उसका ओछापन, वह ओछापन है तो नहीं बोल सकते, है ना। वह किसके साथ होगा, वह ओछा है, लेकिन उसका ओछापन। वह ऊंचा है, उसकी ऊंचाई। वह एक है, उसकी एकता, है ना। तो उसकी उसका जहां पर लग रहा है, उसकी उसका का मतलब उसके अंदर एक गुण है, और वो गुण किसका काम कर रहा है, भाव का काम कर रहा है, ठीक है। खट्टा क्या हो गया, कोई पदार्थ है, वह खट्टा है,
उसकी विशेषता बता रहा है, उसकी खटास, उसके अंदर एक गुण है, तो वो क्या हो जाएगा, गुण का नाम हो जाएगा, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। वह चतुर है, उसकी चतुराई है, उसकी चतुराई, ठीक है। चिकना, चिकनाई, ज्यादा, ज्यादती, ज्यादती फिर से क्या है, एक गुण है, भाव में आ जाएगा। पागलपन, पिछले पेपर में आपने देखा होगा जो कोचिंग में आते हैं। बूढ़ा शब्द क्या है, वह बूढ़ा है, उसकी विशेषता है कि वह बूढ़ा है, लेकिन उसका बुढ़ापा, उसका बुढ़ापा, उसके अंदर एक गुण है, एक भाव है, वो क्या हो गया, बुढ़ापा, किसी भाव का नाम है, तो सीधे सीधे किस में आ जाएगा, भाववाचक में आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी बेईमानी, उसकी भलाई, है ना, उसकी मिठास, मीठा क्या होगा, विशेषण हो जाएगा, और मिठास क्या हो जाएगा, उसका भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, नोट करेंगे। आपको जहाँ पर आपको लिखने का मन होता है, जो चीज़ आपको लिखनी है वो चीज़ आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो वीडियो रोक के, ठीक है। तो ये आपके पास संज्ञा का चैप्टर हमने यहाँ पर आज देखा, ठीक है। उम्मीद है कई सारी चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी, आपके लिए कुछ काम की चीज़ें होंगी, ठीक है। इसी प्रकार से हम इस टॉपिक को अगला करेंगे, और अगले टॉपिक में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा संज्ञा के अंतर्गत ही हम कुछ चीज़ें पढ़ने को हमें मिलती हैं, ठीक है। उनमें से क्या क्या हो जाएंगे आपका, एक तो हो जाएगा लिंग, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। कई बार आते हैं पता करने को कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है, वो हम देखेंगे। उसके बाद इसी के संज्ञा के अंतर्गत ही हम पढ़ते हैं कौन सा, वचन। कई बार हमें पता करने को मिलता है कि एक वचन में है ये शब्द या बहुवचन में है, ठीक है। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो केवल एक वचन में प्रयोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो केवल बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। ऐसे लिंग निर्धारण में भी होता है, बहुत सारे स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं, बहुत सारे पुल्लिंग में ही प्रयोग होते हैं। और तीसरी जो चीज़ आती है संज्ञा के अंतर्गत, वो आती है कारक। दो संज्ञाओं के बीच संबंध स्थापित करना ही कारक कहलाता है। हिंदी में जो कारक होते हैं वो आपने 9th-10th क्लास से पढ़े होंगे, लेकिन फिर से हम यहाँ पर कई सारी कंडीशनें बनती हैं कारकों की, उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है देखेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों के कुछ काम की बात यहाँ पर हुई होगी आज, ठीक है। इसी के साथ आप लोगों से अभी इजाज़त चाहूँगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि नई नई नोटिफिकेशन जो वीडियो अपलोड होती हैं या फिर कभी लाइव आना हुआ, अभी कुछ जो दिक्कतें हैं उनको सॉल्व करके, तो आपके काम चीज़ें आ सकें, ठीक है। बाकी लगे रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।